हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू लेक्चर 32 ऑफ इंडियन पॉलिटी विद राना सर। सॉरी कुछ दिनों से लेक्चर इरेगुलर थे, बट आज 2 से 3 लेक्चर आपको रिकॉर्ड करके दे दूंगा। रेगुलर में उतनी चीज़ें कर दूंगा कि आप रिकम्पनसेट हो जाओ और आपकी चीज़ें हो जाएं। आज हमने अभी सीएम का लेक्चर रिकॉर्ड किया था, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लेक्चर आपके सामने है। बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसकी आप बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे बेटा स्टेट सेंट्रल में बात करेंगे, स्टेट में जैसे सीएम साहब होते हैं वैसे ही सेंट्रल में आपके प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, पीएमओ होता है। वैसे यहाँ पर भी होता है, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है जो इनके लिए काम करता है। वैसे यहाँ पे भी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, ये स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत ज़रूरी चीज़ है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ये सारे लोग जो चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर एक इम्पॉर्टेंट प्रोफाइल पे रहते हैं और सारे काम करते हैं। इनके साइज़ की अगर बात करेंगे तो बेटा जितने भी मेंबर्स हैं असेंबली में, जैसे मान लीजिए कोई 300 की असेंबली है तो उसका 15% बेटा, मतलब हो गया 45 बंदे वहाँ पे चूज़ किए जाएंगे, बाकी कोई नहीं। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल इन एनी स्टेट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 91 में कहा गया है 15% से ऊपर नहीं जा सकती। उससे ऊपर कोई भी मेंबर चूज़ नहीं किया जाएगा, उससे अंदर ही रहने चाहिए। बट नंबर जो है वो 12 से नीचे नहीं हो सकते, मतलब टोटल नंबर मिनिस्टर के 12 से नीचे नहीं होंगे। अब कहीं पे सिर्फ 100 ही मेंबर हैं, उसका 15% 15 आता है ना, और कहीं पे सिर्फ 90 हैं, उसका 15% आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे भाई, जाहिर सी बात है दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि 12 से नीचे ना जाए, मिनिमम 12 होने ही चाहिए मेंबर। इसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ। देखिए क्या हुआ, अभी से पहले जब हम देखते थे तो आज़ादी के बाद हमारे यहाँ चीज़ें बदली। 1952 में भी चीज़ें थोड़ी अपडेट करने की हमने कोशिश की, चीज़ें अच्छी करने की हमने कोशिश की, और उसमें हम बहुत आगे भी बढ़े। हमने एक पॉजिटिव नोट दिया चीज़ें की। एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर आप बेटा ध्यान से बात करेंगे 1985 में आया। 1985 में तब एंटी डिफेक्शन लॉ आया तो इसने बहुत सारी चीज़ें की कि भाई एक मेंबर जो बनता है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से विन कर जाता था, फिर वो बी पॉलिटिकल, मान लीजिए इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम पे वीक है तो लोग जनता दल में जाते थे, वहाँ से जीत के वापस इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो आया राम गया राम वाली कंडीशन हो जाती थी। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, लोग अभी होते थे फिर नहीं होते थे। तो एंटी डिफेक्शन लॉ लाए गांधी साहब, राजीव गांधी के टाइम पर ये लॉ आया। इसमें यह था कि कोई भी मेंबर अगर एक पॉलिटिकल पार्टी से टिकट से जीतता है और उसके बाद किसी और पार्टी में जाता है तो उसकी मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब वो उस सीट पे नहीं रहेगा। एमएलए एमपी विधायक जो भी बना है वो उस सीट पे नहीं रह पाएगा। ये चीज़ इन्होंने स्टार्ट की। इसमें आर्टिकल बनाया गया, सेंट्रल के लिए 101 और 102 है, उनके लिए 190 और 191। स्टेट के ये हैं, सेंट्रल के ये हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर बात करोगे उसके लिए पूरा एक 10th शेड्यूल दिया गया, उसमें सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं। तो यही बेसिक चीज़ें हैं जो आप आगे नोट्स में भी पढ़ेंगे। तो अगर आप ध्यान दीजिए नोट्स में तो वहाँ पर भी यही चीज़ें लिखी हैं। तो ट्रू एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी ये है कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ रहे, 10th शेड्यूल में आया। रियल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसे बाद में हमने ऐड किया, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और बाद में जब इसे ऐड किया है पॉजिटिव मैनर में ऐड किया गया है ताकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी इस फिनोमिना से बचे। ये लॉ में 1/3 ऑफ द पार्टी मेंबर, पहले क्या था जब ये बना था तो इसमें 1/3 मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी जाते थे। मान लीजिए 300 मेंबर हैं तो 300 में 1/3, 100 मेंबर चले आए तो पार्टी टूट जाएगी। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब 300 का 2/3 कर दिया गया। तो अब यहाँ पे 200 मेंबर जब एक साथ करेंगे पार्टी स्प्लिट तब काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा, वरना वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी स्प्लिट। तो इसके लिए 52nd अमेंडमेंट के बाद 2nd अमेंडमेंट किया गया, उसमें सारी चीज़ें डाली गई। और यहाँ पर जो भी है उसको हटाया जा सकता है, बट इसको हटाने का भी कंडीशन क्या है, स्पीकर या चेयरपर्सन ये डिसाइड करते हैं कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉस पे लग रहा है, क्या वो विलफुल है या बाउंड था पॉलिटिकल पार्टी छोड़ने को। तो ये लॉ तो है बट इसको फॉलो कराने का काम स्पीकर महोदय का है। स्पीकर महोदय से प्रॉपर मैनर में चेक करते हैं कि भाई इसे हटाना है कि नहीं हटाना। जैसे आज देखिए आप बीजेपी में कई सारे आईएनसी के लीडर आते जा रहे हैं, कांग्रेस के लीडर आते जा रहे हैं, तो वो अपनी सीट छोड़ के थोड़े ना आ रहे हैं। बट ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, स्पीकर और चेयरपर्सन में जनरली पॉलिटिकल पार्टी का होता है, तो ये सारी चीज़ें फालतू है। क्या गवर्नर करप्शन एक्ट में सैंक्शन कर सकता है सीएम साहब को और मिनिस्टर साहब को? एज ऑब्वियस कर सकता है। द गवर्नर कैन सैंक्शन द प्रोसिक्यूशन ऑफ द मिनिस्टर अगर उसके लिए प्रूफ है। देयर आर मैनी केसेज जहाँ पे गवर्नर ने सैंक्शन ऑर्डर किया है, समटाइम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, कभी कभार खुद। तो ऐसा नहीं, वो नहीं कर सकते। एमपी पुलिस एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस हुआ था, इस केस में होता है कि प्रोसिक्यूशन सीएम का किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, उनको भी अभियुक्त पक्ष में खड़ा किया जा सकता है।
गवर्नर ने कहा था कि भाई पावर होती है इनकी, ये किसी एड के बिना भी सीएम को चाहे तो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी के जवाब की ज़रूरत नहीं है, किसी के आंसर की ज़रूरत नहीं है। इनको प्रोसिक्यूशन करना है तो ईजिली कर सकते हैं, उसके लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नर की ये पावर है। नॉन लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर 100%। अगर आप किसी को मिनिस्टर बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। गोइंग बाय द एस्टेब्लिशमेंट प्रैक्टिसेस मोस्टली इन द लेजिस्लेचर बाय आर्टिकल 61-64 प्रोविजन नॉन मेंबर कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, और उसके बनने के 6 महीने के अंदर से अपनी सीट लेनी है। कई ऐसे केस हो चुके हैं, कामाराज नादर और टीएन सिंह को ऐसे बनाया गया था। इसमें यह भी है कि अ नॉन मेंबर कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड एज अ मेंबर। अगर आप बनाए गए हैं मिनिस्टर, दोबारा नहीं बनाया जा। 6 महीने में अगर आपने मेंबरशिप नहीं ली तो 6 महीने बाद आपको दोबारा मिनिस्टर नहीं बना सकते। गैप फिल करने के लिए फिर कोई पॉलिटिकल जो जीता हुआ कैंडिडेट है वही आएगा। इन 2001 गवर्नर ऑफ तमिलनाडु ने क्या किया था, जयललिता को सीएम बना दिया था। उसके बाद जयललिता दोबारा जब खड़ी नॉन इलेक्टेड मेंबर्स थी, हाउस में करप्शन चार्जेस लग रहे थे, उनका नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गया था। अब गवर्नर साहब इनको दोबारा सीएम नहीं बना सकते, ये कंडीशन है। दूसरी बार आप ये काम नहीं कर सकते। कोटिंग द जजमेंट, द क्लियर मैंडेट आर्टिकल सेट इफ एनी इंडिविजुअल नहीं इलेक्ट हुआ लेजिस्लेचर में अपने गिवन पीरियड में, तो उसे दोबारा मिनिस्ट्री पोस्ट में नहीं दिया जा सकता, उसकी जगह कोई दूसरा ही बंदा आएगा, इसको फिर वहां से हटा दिया जाएगा। कन्विक्टेड पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, इसका कोई मैंडेशन नहीं है। जो कन्विक्टेड पर्सन है उसको सीएम नहीं बनाया जाएगा, ये चीज यहाँ पे दी गई है। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट हुई थी, उसमें लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, उसमें था कि जयललिता की रूलिंग में उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया लीगल एक्सपर्ट ने जब लीगल एक्सपर्ट बैठे उन्होंने कहा डिस्क्वालीफाई एज अ एमएलए जब वो हो जाती हैं। अब क्या हुआ, उन पे करप्शन चार्जेस लगे थे 2 साल, अगर वो जेल काट आते उसके बाद फिर उन्हें सीएम नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई बंदा क्रिमिनल प्रूफ कर जाता और 2 साल अपनी जेल काट के आता है तो वो फिर सीएम नहीं बन सकता। सीएम बनने के लिए आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और है तो वो क्लियर हो जाए। अगर आप बरी हो जाते, मतलब जो आरोप लगाए वो सिद्ध नहीं होता तो आप जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। रिलेशनशिप बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, बिटवीन गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अच्छा रहता है। जैसे प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंट्रल का है, वैसे गवर्नर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रहता है। ये इन्हें एड और एडवाइस देते हैं, ये इनके प्लेजर पर ऑफिस चलाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप निकाले जा सकते हैं। इसके लिए भी डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पर अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, कुछ ओपिनियन ले सकते हैं, बट 90% मिनिस्टर के कहने पर ही काम करते हैं। चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट ये करते हैं, उनकी मर्जी से फिर सबको अपॉइंट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी में जो मेजोरिटी लीडर होता है पार्टी का, उसी को अपॉइंट करते हैं। अगर कोई नहीं होता तो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको कहते हैं, बैठाते हैं और फिर उसे 1 महीने का टाइम देते हैं कि आप अपनी मेजोरिटी प्रूफ कर दीजिए। सॉरी। डिसमिसल ऑफ द मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट अपनी पोस्ट जैसे प्रेसिडेंट की मर्जी से लेता है, वैसे चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर ये गवर्नर अपनी मर्जी से चीज़ें करते हैं। यहाँ पे गवर्नर कैन नॉट डिसमिस, ये किसी भी मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर की मर्जी के बिना डिसमिस नहीं कर सकते, ना ही किसी को अपॉइंट कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर का इनको हटा दो, इन्हें हटाना पड़ेगा। लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व ये कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। 2-3 चीज़ें हैं जो बेसिक है। पहले भाई स्टेट इमरजेंसी लग जाए, आपकी मेजोरिटी खत्म हो जाए, उसके बाद अगर चीफ मिनिस्टर खुद कह रहे डिसॉल्व करें। एडवाइस की चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना में अभी रिसेंटली वो आर्टिकल 350-65 लगा दिए गए और स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई और प्रेसिडेंट रूल लग गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर की गई, और ऐसी चीज़ें अभी तक 15 बार हो चुकी हैं, स्टेट इमरजेंसी लग चुकी है। 356 में कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर होता है, उस टाइम पे भी ये चीज़ होती है। कॉन्फिडेंस गवर्नर का ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसके बाद स्टेट में इमरजेंसी लग जाती है। गवर्नर को भी प्रोटेक्शन दिया गया है, भाई वो किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, कोई भी ड्यूटी करते हैं तो उनको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, उन पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं लगेगी, सिविल प्रोसीडिंग में भी उनके ऊपर कोई भी ऐसा क्लेम नहीं लग सकता कि उनके साथ कुछ बुरा हो। तो गवर्नर साहब भी यहाँ पे प्रोटेक्टेड होते हैं। भाई सिविल प्रोसीडिंग तो वैसे ही नहीं लगेगी, जब आपको गवर्नर और प्रेसिडेंट पढ़ाया था, बताया था भाई चेक बाउंसिंग का केस, जमीन का केस, उनके ऊपर कैसे लगा दोगे भाई, एक हाई प्रोफाइल पे बैठे नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद यहाँ पर है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट क्वासी फेडरल नेचर में, यहाँ पर क्या होता है, नॉमिनल हेड जो है बेटा वो हमारा प्रेसिडेंट और स्टेट में गवर्नर है, और गवर्नमेंट का हेड या रियल हेड की अगर आप बात करोगे तो वो सीएम या प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। द गवर्नर बीइंग द नॉमिनल हेड डज नॉट पोजेस एनी रियल पावर, does have some important discriminatory functions. The distribution of the power between governor and the chief minister helps to maintain balance in a state and also keep check of the functioning of the individual machinery. ये बैलेंस चेक करते हैं और इंडिविजुअल मशीनरी पे अपना चेक और बैलेंस रखते हैं।
भाई देखिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गवर्नर को अपॉइंट किया तो गवर्नर के पास एक पावर है, वो हर चीज़ को चेक करता है। वही चेक करता है गवर्नमेंट प्रॉपर्ली काम करती है, सेंट्रल का एजेंट है वो इनको रेगुलेट करता है। उसके बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट इमरजेंसी लगाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर या लॉज एंड रेगुलेशन से फॉलो नहीं करते, तो गवर्नर उनका एजेंट बन के काम करता है। तो गवर्नर की पावर बहुत ज़्यादा मानी जाती है और ये ड्यूअल एजेंट होता है। देखिए ये अपॉइंटेड है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपॉइंटेड पर्सन की पावर उतनी नहीं होती जितना, भले ही वो इलेक्टोरल कॉलेज से अपॉइंट किए जाएं, बट वो चूज किए जाते हैं, इन्हें अपॉइंट किए जाते हैं, इन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। गवर्नर 5 साल टिकेंगे नहीं टिकेंगे इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए, बुरा लगा तो डिसलाइक करिए। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।